वेलकम एवरीवन। आज का अपना जो वेबिनार है वो है हाउ टू इंक्रीज ब्रिंजल प्रोडक्शन बाय 40%। बैंगन के अंदर आप 40% से ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कि आपने ये वेबिनार क्यों ज्वाइन किया है और आपके मेजर कंसर्न क्या है ब्रिंजल फार्मिंग के लिए। ओके, गुलाबी ईयड़, ठीक है, ग्रोथ ज्यादा आ जाता है। मैं ये सब कवर करने ही वाला हूँ वेबिनार के अंदर। आप चैट बॉक्स में लिखते रहना, मैं देख लूंगा और सब पॉइंट्स कवर कर लूंगा उसके हिसाब से। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है समीर अलावादी। मैंने पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग की है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। 21 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एग्रीकल्चर के अंदर। मेरी दो कंपनीज है। पहली कंपनी का नाम है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैंने ये पीरियड जो है 21-22 साल का एज ए कंसल्टेंट किया है, जिसके अंदर मैंने बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगरकेन, चीकू, गुआवा, बैंगन के अंदर भी बहुत सारा काम किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत काम किया। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और EDI के अंदर। हमारी कंपनी उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है जो नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट है। 100 से भी ज्यादा की रेंज की प्रोडक्ट है। मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसके अंदर हम लोग पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगा के देते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं, पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करके देते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं, लॉन मेंटेनेंस करते हैं। दोनों कंपनी हमारी सूरत स्थित है। आप ज्यादा जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, उत्कृष्ट के बारे में, तो www.utkrashagro.com पे आप जा सकते हैं। ट्रीज वाले में www.treeswale.com पे जा सकते हैं। क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए एक बैंगन की प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए, आज हम कवर करेंगे कि कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, बुआई कैसे करेंगे, क्या क्या खाद की जरूरत रहती है, इंटर कल्टीवेशन में क्यों ध्यान रखना है, पानी कितना देना है, कैसे देना है, कौन कौन से पेस्ट डिजीज रहेंगे, कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे, यील्ड क्या आएगा। क्लाइमेट, बैंगन जो है वो गर्म सीजन वाला एक प्लांट है जिसको एक लेवल की गर्मी चाहिए रहती है, और बहुत ज्यादा जहाँ बर्फ पड़ती है, बहुत सारी बर्फ पड़ती है, तो वो उसको अच्छा नहीं रहता है। एक लंबा और गर्म सीजन जिसका टेम्परेचर रेंज 21 से 27 के बीच में होता है, वो एक आदर्श रहता है उत्पादन अच्छा लेने के लिए। ठंड वाला बहुत चिलिंग टेम्परेचर रहता है जो नॉर्थ इंडिया में रहता है, वो उसके लिए अनुकूल नहीं है बैंगन की खेती के लिए, खास करके ठंडे में। जो लो टेम्परेचर वाले एरिया रहते हैं नॉर्मली वो लेट वाली वैरायटी लगाते हैं, अर्ली वाली वैरायटी नहीं लगाते हैं, ताकि वो ठंड वाला पीरियड निकल जाए। बरसातों में मानसून के अंदर प्लांट का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और यील्ड भी अच्छी आती है अगर वहां पे ह्यूमिडिटी होती है, जैसे केरला जैसा कि एरिया टेम्परेचर रहता है। तो अगर टेम्परेचर कभी भी 17 डिग्री से कम चला जाता है तो ग्रोथ भी अटक जाती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बैंगन को मानसून के अंदर, रेनी सीजन में और समर के अंदर बहुत अच्छी तरह उगाया जा सकता है, और 1200 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर पहाड़ों में भी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन हो, जमीन सॉइल कंडीशन। ब्रिंजल एक एकदम हार्डी क्रॉप है और बहुत सारे तरह के रेंज ऑफ सॉइल के अंदर हो सकता है। ये क्योंकि ये बहुत लंबे पीरियड का क्रॉप है, मतलब 6 महीने 9 महीना तक आराम से चलता है, तो हाई यील्ड के साथ में तो अच्छी निता शक्ति वाली जमीन होनी चाहिए, फर्टाइल जमीन होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आप रेती वाली जमीन में कर रहे हैं तो यील्ड जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन ये काली जमीन, क्ले वाली जमीन में, चिकनी जमीन में भी किया जा सकता है, वहां पे भी यील्ड बहुत अच्छी आती है। जमीन का जो पीएच रहता है वो 5.5 से 6.5 के बीच में आदर्श रहता है। कौन से सीजन में लगाना चाहिए? पहाड़ों के अंदर नॉर्मली बैंगन को मार्च में लगाया जाता है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, जिसका ट्रांसप्लांटेशन अप्रैल में किया जाता है। और प्लेन्स के अंदर वहां पे 3 सीजन में उगाया जाता है। ऑटम विंटर, मतलब ठंड से पहले वो उसकी सोइंग
जून में की जाती है और उसका पौधा ट्रांसप्लांटेशन उसका जुलाई में किया जाता है। स्प्रिंग समर क्रॉप के अंदर जो सीड का नवंबर में लगाया जाता है और उसको ट्रांसप्लांटेशन जनवरी फरवरी में किया जाता है, क्योंकि उसका नवंबर में टेम्परेचर लो होता है भारत के अंदर, तो पौधे को तैयार होने में 6 से 8 वीक्स लग जाते हैं नॉर्मल साइज आने में। और जो नर्सरी का बेड होता है उसको भी बर्फ से बचाना चाहिए, मतलब ये खास करके नॉर्थ इंडिया वाले एरिया के अंदर लागू पड़ती है बात। रेनी सीजन का जो क्रॉप होता है उसको प्लांटेशन किया जाता है मार्च अप्रैल में और ट्रांसप्लांटेशन अप्रैल में किया जाता है, क्योंकि बैंगन के अंदर बहुत ज्यादा भाव नहीं होता है, तो रेनी सीजन के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किए बिना वो आराम से उगाया जा सकता है, मतलब बरसातों के अंदर। बीज कितना लगेगा? अराउंड 150 से 200 ग्राम सीड की जरूरत रहती है पौधे तैयार करने के लिए 1 एकड़ जमीन के लिए। आप अगर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप आराम से 2 ml प्रति लीटर प्रति 100 ग्राम सीड के लिए ट्राइकोडर्मा वीडी जो हमारा ट्राइकोस पी के नाम से आता है, या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो हमारा ट्राइकोहोस के नाम से आता है, तो उसका आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि जमीन जन्य जो फंगस के रोग हैं वो दूर हो सके। अगर आपको केमिकल ट्रीटमेंट करनी है तो आप थायरम प्लस कार्बोक्सिन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं 1.5 ग्राम 100 ग्राम सीड्स के लिए, या फिर कार्बेंडिज्म और थायरम का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं प्रति किलो सीड के लिए। ये हमारा ट्राइकोजेल प्रोडक्ट है। इसी तरह से हमारा ट्राइकोहर्स भी आता है, तो दोनों तरह के ट्राइकोडर्मा वीडी ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम दोनों हमारा लिक्विड में अवेलेबल है। नर्सरी बैंगन को डायरेक्ट बीज से नहीं लगाया जाता, उसका सीडलिंग बनाया जाता है, पौधा पहले बनाया जाता है, तो वो नर्सरी का रेस बेड मतलब कि ऊंचा बेड बनाकर किया जाता है। रेस बेड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पानी नहीं भर जाए, हैवी सॉइल के अंदर खास करके जरूरी रहता है। अगर आपकी रेताल जमीन है तो फ्लैट बेड में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रेताल जमीन है तो भी फ्लैट बेड में अगर रेस बेड में बनाओगे तो पौधा जल्दी तैयार हो जाता है। जो रेस बेड का जो साइज रहता है वो है 7.2 मीटर की लंबाई, 1.2 मीटर की पौड़ाई और 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट बनाई जाती है। इस तरह के अगर हम 4 बेड बनाते हैं तो 1 एकड़ के लिए जो पौधे की जरूरत रहती है वो सफिशिएंट हो जाता है। नॉर्मली 70 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है 2 बेड के बीच में, ताकि आना जाया कर सके, पानी दिया जा सके, उसके अंदर खरपतवार वीड को दूर किया जा सके। जो जो उसका जो सरफेस होता है बेड का वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और एकदम लेवल होना चाहिए। और अच्छे पौधे उगाने के लिए अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर खाद, कंपोस्ट या पत्तों का खाद आप मिक्स कर सकते हैं साइड पे बेड प्रिपरेशन के समय। पौधा जल्दी मर ना जाए, डैम्पिंग ऑफ का जो फंगल डिजीज रहता है वो ना हो जाए, उसलिए उसको आप कार्बेंडिज्म 15 से 20 ग्राम 10 लीटर पानी के साथ कर सकते हैं, या आप ट्राइकोडर्मा वीडी का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं बीज लगाने के बाद में। जो बीज लगाया जाता है वो एकदम पास पास में लगाया जाता है, अराउंड 5 से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जो उसकी गहराई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। बीज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं डालना होता है, ज्यादा लगाएंगे तो बीज पौधा बाहर नहीं आएगा, उगेगा ही। फिर उसको कवर करते हैं एकदम एकदम पतले से लेयर, सॉइल के लेयर से, और हल्का सा पानी दिया जाता है कैन की मदद से। बेड को कवर कर दिया जाता है सूखे घास से, या मतलब चावल की घास से या गन्ने के जो पत्ते होते हैं उससे, और टेम्परेचर और भेज मेंटेन किया जाता है। पानी उतना ही देना चाहिए ताकि भेज मेंटेन हो, ताकि जर्मिनेशन एक बार आ जाए। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो पौधा नहीं उगेगा, कम पानी देंगे तो भी नहीं उगेगा, इसलिए मॉइस्चर मेंटेन रहे उतना मेंटेन करना होता है। एक बार पौधा अगर बाहर आ जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, तो आप जो सूखा घास या जो भी जिससे कवर किया उसको दूर कर सकते हैं। नर्सरी के जो लास्ट वीक रहता है जब पौधा निकालने से पानी को कम कर देना चाहिए या पानी नहीं देना चाहिए, ताकि हार्डनिंग हो और का जो स्टेम फॉर्मेशन अच्छा हो। 4 से 6 वीक्स के अंदर नॉर्मली प्लांट तैयार हो जाता है। उसकी हाइट अराउंड 15 सेंटीमीटर हो जाती है और 2 से 3 पत्ते ऊपर अच्छी तरह से दिख रहे होते हैं।
वो पौधा तैयार हो जाता है, एकदम तैयार लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जो मेन फील्ड जहाँ पे हम खेती करने वाले हैं उसका तैयारी कैसे करेंगे? जो भी जमीन पे कर रहे हैं उसका ड्रेनेज मतलब निदान शक्ति जमीन की अच्छी होनी चाहिए। जो जमीन तैयार कर रहे हैं 4 से 6 बार उसकी प्लाविंग होनी चाहिए ताकि जमीन एकदम नरम बन जाए। गोबर खाद को जमीन तैयार करते समय जब लास्ट बार प्लॉ लगा रहे हैं, प्लाविंग कर रहे हैं, तो डाल देना चाहिए। जमीन को अच्छी तरह से लेवल करने के बाद में जो पौधे होते हैं उनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, और ट्रांसप्लांट करने के बाद में उसका इरिगेशन करना चाहिए। रेस बेड में मतलब बड़े वाला जैसे बेड बनाते हैं, बड़ा वाला बेड भी बना सकते हैं, या अपने रिजिस के तरह से भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर साइड पर पौधा लगाया जाता है। जमीन बरसात में धुल ना जाए उसके लिए छोटे छोटे खड्डे लगाए जाते हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है ताकि जमीन का धुआं ना हो जाए। अभी कितना अंतर रखना है वो डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है, सीजन कौन सी है, और जमीन की फर्टालिटी कितनी है। जमीन अगर आपकी बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो आप पौधों को दूर दूर लगाइए। गर्मी का सीजन है तो भी थोड़ा दूर लगाइए, बरसातों में नजदीक लगा सकते हैं। और आपकी कैसी वैरायटी, आप अगर ओपी वैरायटी लगा रहे हैं तो नजदीक लगाइए, हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं तो दूर लगाइए। पौधे का फैलाव कैसा है उसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि जितना फैलाव ज्यादा है उतना आप दूर लगाइए। तो वैरायटी को समझकर आप दो पौधों के बीच में अंतर रख सकते हैं। नॉर्मली जो लंबा ड्यूरेशन की जो वैरायटी जिसकी स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है उसकी स्पेसिंग अराउंड 75 से 90 सेंटीमीटर दो पौधों के बीच में, और 60 से 75 सेंटीमीटर दो रो के बीच में अंतर रखा जाता है। और जो पौधे बहुत बुशी होते हैं या बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करते हैं तो उनको नजदीक में लगाया जा सकता है। 45 से 60 सेंटीमीटर दो पौधों के बीच में, दो रो के बीच में। अगर अर्ली वैरायटी है और बहुत ज्यादा फैलाव नहीं आ रहा है तो दो पेयर रो सिस्टम में भी लगाया जा सकता है, इससे उत्पादन ज्यादा आएगा क्योंकि पौधे बहुत फैलते नहीं है, तो उसके हिसाब से बैंगन भी ज्यादा लगते नहीं है, तो हार्वेस्टिंग करने में और दूसरी चीजों में आसानी भी होती है। खाद और मैन्योर कितना डालना है? फर्टिलाइजर डिपेंड करता है कि आपके जमीन कितनी आपकी फर्टाइल है, कितना उसको उत्पादन मिलता है, और ऑर्गेनिक मैन्योर कितना लगाना चाहिए। नॉर्मली 6 से 8 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद लगाना चाहिए। जनरली यूनिवर्सिटी के हिसाब से एनपीके की बात करें तो 150 किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम P2O5, 50 किलोग्राम K2O देना चाहिए। जो इसका जो आधा डोज रहता है नाइट्रोजन का 25 किलो, और पूरा का पूरा डोज जो होता है फॉस्फोरस और पोटाश का वो प्लांटिंग के टाइम देना चाहिए। बाकी का जो बचता है उनको 3 टुकड़ों में देना चाहिए। हमने उसका शेड्यूल बनाया, वो आपको शेड्यूल पे शेयर करेंगे। जो पहला जो स्प्लिट नाइट्रोजन का रहता है वो पहला 45 दिन के बाद में देना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के। जो दूसरा डोज रहता है वो जो पहला 45 दिन के 30 दिन के बाद 75 दिन में देना चाहिए। जो तीसरा डोज रहता है उसके 15 दिन के बाद में अराउंड 90 से 100 दिन के बीच में देना चाहिए आपके प्लांटेशन के। हाइब्रिड वैरायटी के लिए रिकमेंडेशन डोज ज्यादा रहता है, अराउंड नाइट्रोजन 200 किलो, P2O5 100 किलो और K2O 100 किलो। इसमें भी 25% जो है नाइट्रोजन शुरू में देना चाहिए और 100% फॉस्फोरस पोटेशियम दे देना चाहिए। बाकी का जो 75% बचता है नाइट्रोजन उसको 3 स्प्लिट में देते हैं। पहला स्प्लिट जो होता है वो ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के बाद होता है। दूसरा जैसे फ्लावरिंग शुरू होती है उस समय दिया जाता है, और तीसरा जैसे पहली बार तोड़ा जाता है, हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद दिया जाता है। ये जो बात करिए उसके हिसाब से हमने कुछ शेड्यूल बनाया है कि सोइंग से पहले गोबर खाद के साथ में आप डीएपी 50 किलो, एमओपी 25 किलो और मार्बल जी 10 किलो दे सकते हैं। जड़ें बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस फ्री 6 से 16 दिन के बाद में 19-19 और कॉम्बी 2 आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या अगर ड्रिप में कर रहे हैं तो ड्रिप से दे सकते हैं। फिर हॉर्स पावर फ्लावरिंग स्टेज शुरू करने के लिए 17 से 20 दिनों में के अंतर पे हॉर्स पावर स्ट्रेस फ्री दे सकते हैं। इसी तरह से 1261 और यूरिया देते हैं 21 से 25 दिन में।
ये अगर हम शेड्यूल जब फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फ्लावर की जब सेटिंग शुरू हो रही होती है तो हम 0 बावन 34 तो कॉम्बी 2 का देते हैं। फिर उसी समय सेकेंड डोज आता है तो 12 32 16 का एप्लीकेशन किया जाता है और ड्रिप या ड्रेंचिंग के द्वारा 0 बावन 34 तो कॉम्बी 2 दिया जाता है। फिर हर 5 हार्वेस्ट के बाद में जब अगर हम डीएपी यूरिया और एमओपी देते हैं, डीएपी 10 किलो, यूरिया 5 किलो, एमओपी 10 किलो, तो क्वालिटी पूरी की पूरी बहुत ज्यादा अच्छी मेंटेन रहती है। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो हॉर्स पावर 6 लीटर और स्ट्रेस पे 1 लीटर अवश्य दे। ये शेड्यूल जो भी किसान फॉलो करता है, ये हमारा प्रूवन शेड्यूल है, तो उससे उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इसी तरह स्प्रे के अंदर शुरुआत के स्टेज के अंदर प्राइमोल और स्ट्रेस फ्री देना है। आप नीमो सिल्वर या नीमो सीपी प्राइमोल के साथ दे सकते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लाई का अटैक शुरू से हो जाता है और जो पिंक बॉलवर्म आता है वो भी आता है, तो वो ये नीमो सिल्वर उसको अवॉइड करता है। 30वें दिन आपको पैंथर और स्प्रिंग देना है और 40वें दिन भी वही देना है, क्योंकि फ्लावरिंग शुरू हो जाता है 45 दिन के आसपास। और उसके साथ बायोक्लीन स्वीप देना है ताकि व्हाइट फ्लाई है, जेसिड है, वो कंट्रोल में रहे। 50वें दिन नीमो सिल्वर के साथ 0 बावन 34 और कॉम्पिटो देना है। 60वें दिन शील्ड 13 0 45 जब फल लगने शुरू हो जाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए देना है। इसी तरह से आपको हर 2 3 तोड़ाई के बाद में अगर आप स्प्रे करते हैं तो क्वालिटी पूरी की पूरी मेंटेन रहती है और लास्ट तक देते रहना है उस तरह। तो जो मैंने शेड्यूल दिखाया कि भाई बिफोर सोइंग मार्वलजी देना है, उसके बाद में रूट्स मल्टीप्लाई स्ट्रेस फ्री 19 19 कॉम्बी 2, और फिर ये हॉर्स पावर स्ट्रेस फ्री 19 0 बावन 34 हॉर्स 12 61 0, फिर हॉर्स पावर स्ट्रेस फ्री। इस तरह से अलग अलग फर्टिलाइजर्स आपको देने हैं। खास इसको ध्यान रखना, हर 10 से 14 दिन के अंदर हम ऑल्टरनेटिवली 0 बावन 34 कॉम्बी 2 हॉर्स पावर स्ट्रेस फ्री को देते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये हमारा स्प्रे का शेड्यूल है। प्राइमोल स्ट्रेस फ्री, नीमो सिल्वर और पेंथर स्प्रिंग बायोक्लीन स्वीप, नीमो सिल्वर 0 बावन 34 कॉम्बी 2, शील्ड 13 0 45 और एफएन आंसर 0 बावन 34 डबल कॉम्बी। ये अगर रेगुलर हम स्प्रे देते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पे 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और सबसे अच्छे रेट्स पर अवेलेबल है। डायरेक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल नंबर पे भी आप कर सकते हैं, 8866543678। पानी कैसे देंगे? बैंगन के अंदर वाटर लॉगिंग पानी भरना वो सहन नहीं कर सकता है, इसलिए समय पर इरिगेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, खास करके जब फ्रूट सेट हो रहा होता है और उसके डेवलपमेंट के टाइम। प्लेन एरिया के अंदर इरिगेशन हर तीसरे या चौथे दिन देना जरूरी है, खास करके गर्मी के समय, और ठंड के समय 10 से 15 दिन का आप अंतराल कर सकते हैं। ठंड के समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो जमीन रहती है वो हमेशा उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे, नहीं तो क्रॉप लॉस हो जाता है अगर बहुत ज्यादा बर्फ या ठंडी पड़ती है तो। क्योंकि ये रो में लगाया जाता है तो ड्रिप इरिगेशन हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा है। और क्या बोलते हैं, पानी की जरूरत भी बहुत ज्यादा कम पड़ती है कंपेयर टू अपने जो लूज इरिगेशन देते हैं उसकी कंपैरिजन में। दूसरा, फर्टिलाइजर देना ही बहुत आसान रहता है और उसको बहुत टुकड़े में दे सकते हैं। काफी सारे एरिया के अंदर बरसाती खेती के द्वारा ही इसकी खेती की जाती है, जैसे केरला जैसे एरिया में, तो उसका ट्रांसप्लांटिंग साउथ वेस्ट मानसून शुरू होता है उससे पहले कर दिया जाता है। इसलिए बरसात शुरू होने से पहले 1 2 बार पानी दिया जाता है ताकि उसका अच्छी तरह सेट हो जाए। बाद में तो क्या बोलते हैं, बरसात के पानी से ही खेती की जाती है। जब 65 से 75 दिन आता है ट्रांसप्लांटिंग के, उसके बाद में नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड 20 ppm के हिसाब से दीजिए, या आप स्ट्रेस फ्री भी दे सकते हैं। इसके अंदर नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड आता ही है इस डोज के हिसाब से। नेफ्थेलिक एसिड के अलावा स्ट्रेस फ्री के अंदर यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड और सीविड एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो इसका हमने ऑलरेडी 2 3 बार एप्लीकेशन दिया है, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लावरिंग आता है। इंटरक्रॉपिंग क्या लगा सकते हैं आप? तो आप बैंगन के साथ लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं, या कोई भी कठोर मतलब लेग्यूम्स लगा सकते हैं, जिसके 60 से 65 दिन का अंतर के हिसाब से। लीफी वेजिटेबल के अंदर आप लाल भाजी, रेड अमरंत बोलते हैं, लीफी अमरंत कर सकते हैं, जूट लगा सकते हैं, लेग्यूम्स लगा सकते हैं, जैसे मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं।
क्योंकि ये छोटे ड्यूरेशन का क्रॉप है, बहुत जल्दी उग जाता है, तो उसको आराम से 2 रो के बीच में लगाया जा सकता है। और जैसे ही बैंगन लगाते हैं उसके साथ ही लगा देना चाहिए, उसका भी बीज सोइंग कर देना चाहिए, ताकि जब बैंगन का फुल सीजन आए उससे पहले वो निकल जाए। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में क्या करेंगे, एक तो खरपतवार को दूर रखना है। खरपतवार को दूर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खास करके ग्रोथ के स्टेज पे नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं आ पाएगा। 2 से 3 बार उसका गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद है उसका अर्थिंग अप करना जरूरी है, ताकि जड़ें अच्छी तरह डेवलप हो जाएं। इसकी वजह से एक अच्छा हवा जड़ों में पहुंचती है और पौधे को सपोर्ट भी मिलता है। खरपतवार शुरुआत से ही कंट्रोल में रहे, इसके लिए आप फ्लूक्लोरिन अराउंड 0.6 kg पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ये खरपतवार को उगने नहीं देता है। 1 वीक के बाद लगाना चाहिए, पौधे लगाने के बाद में। और उसके 30 दिन के बाद में आप एक बार हाथ से वीडिंग कर सकते हैं, खरपतवार दूर कर सकते हैं, ताकि जो बड़े पत्ते वाला जो वीड्स होता है उसको दूर कर सकें। आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, काले रंग का मल्च लगा सकते हैं, ताकि लंबे समय तक खरपतवार ना उगे और पौधे का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छा रहे और भेज भी मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ड्रिप का होना आवश्यक है। ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे कर सकते हैं आप, 2,4-D का 2 ppm के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या आप उत्कर्ष भीम प्लस का भी स्प्रे कर सकते हैं 60 से 70 दिन के अंतर पर फ्लावरिंग के समय। इसकी वजह से जो फ्रूट की फ्लावरिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फ्रूट सेट भी अच्छा होता है और ईल्ड भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन इसका डोज मेंटेन करना होता है, कि जो हमारा जो रिकमेंडेशन है 0.4 ml प्रति लीटर पानी, उसको आपको मेंटेन करना खूब ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे अलग अलग कीड़े और जो इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो होता है शूट और फ्रूट बोरर, जिसमें पौधे के अंदर छेद हो जाता है, फलों के अंदर छेद हो जाता है। इसके कैसे मालूम पड़ता है कि एक तो है ना, पौधा सूखना शुरू हो जाता है आगे से, या मर जाता है। जब देखते हैं तो खोल के देखते हैं तो पौधे के अंदर या फल के अंदर है ना, उसकी काले रंग की एक्सक्रीटा या हगार बोलते हैं, शिट देखने को मिलती है। और क्या बोलते हैं, नए पत्ते, नए जो फूल होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, तो मालूम पड़ता है। और अगर हम जब डाली को फाड़ के देखते हैं तो उसके अंदर से गुलाबी पिंक कलर की एक इल्ली निकलती है। ये देखो, ये इस तरह का है। इसका नियंत्रण करने के लिए जो भी शूट के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको आप काट के निकाल दें। जो भी फल को नुकसान किया है उसको भी वहां से निकाल दें और उसको जला दें। बैंगन की खेती के बाद बार बार बैंगन की खेती कभी नहीं करें। ऐसी वैरायटी लगाएं जो लंबे समय तक नैरो फ्रूट वाली हो। गुलाबी ईयर के मतलब फ्रूट शूट बोरर के ट्रैप भी आते हैं, जो वो आप 5 प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। जब फल तैयार हो रहे हैं उस समय इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें, उसकी जगह आप नीम के खली का जो निकलता है उसका करें, या नीमोसिपी जो कोल्ड प्रेस नीम ऑयल है हमारा उत्कर्ष का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोक्लीन स्विप का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, ताकि इसका कंट्रोल हो जाए, जो भी इल्ली बाहर है वो कंट्रोल हो जाती है। या दूसरे अलग अलग हमारे रिकमेंडेशन है, जैसे आप नीमोस गोल्ड है 10,000 ppm है, उसका 102 ml के हिसाब से कर सकते हैं। नीमोस सीपी 3 से 4 ml कर सकते हैं। केमिकल के अंदर क्लोरोपाइरिफॉस है, डाइमिथियोएट है, एमामेक्टिन है, फॉस्फोलिन है, क्विनालफॉस है, इन सब का आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी डोज के हिसाब से लिखा हुआ है। दूसरा स्टेम बोरर आता है जो नीचे की साइड पर लगता है। स्टेम बोरर का सिम्टम्स के अंदर जो टॉप शूट होती है वो एकदम मुरझा जाती है और एकदम ढीली पड़ जाती है। जो पुराने पौधे होते हैं वो उनकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और नए पत्ते आने, नए फल आने बंद हो जाते हैं। जब देखते हैं तो नीचे ये सफेद रंग की इल्ली दिखाई देती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए जो भी है उसका बहुत जो भी इस पे है उसको डैमेज निकाल के उसको दूर कर दे। लाइट ट्रैप लगाएं 1 प्रति हेक्टर, ताकि वो जो बड़े पौधे हैं वो उसके अंदर आ जाए और मर जाए। आप नीमोस गोल्ड 10,000 ppm या नीमोस सीपी का 304 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सिंथेटिक पायरेथाइड का यूज ना करें, क्योंकि इसकी वजह से फ्लावरिंग के ऊपर बहुत खराब असर आती है।
ये जो शूट बोरर है वो इस तरह से दिखती है, वो भी थोड़ी सफेद और गुलाबी रंग की दिखाई देती है। हड्डा या स्पॉटेड बीटल, ये इसका सिम्टम में ये पत्ती की जो हरापन होता है उसको दूर कर डालता है। पत्ते के ऊपर सफेद सफेद रंग का सब धब्बे आने शुरू हो जाते हैं और पत्ते सूख जाते हैं। इसका नियंत्रण के लिए जो डैमेज पत्ते हैं ग्रब्स के साथ में, और उसको आपको निकाल के दूर कर देना है। पौधे को जिसपे लगा हुआ उसको जोर से हिलाना है ताकि जो भी है वो नीचे गिर जाए, और उसको अगर उठा के थैली में डालकर खत्म कर देना चाहिए। नेचुरल एनिमीज जो हैं ब्रिंजल के, उनको आपको मेंटेन करना है, जैसे क्राइसोपा है वो है। आप हो सके तो ऑर्गेनिक का इसमें यूज करेंगे तो इसका नियंत्रण आसान रहेगा, जिसके लिए आप नीमोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोक्लीन स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो आप केमिकल में कार्बाराइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एश वीविल, ये क्या बोलते हैं, राख के कलर जैसा ग्रे कलर का कीड़ा होता है। ये देखो, ये ग्रे कलर का है। ये पत्ते के ऊपर ऐश आ गई हो इस तरह से करता है। जो लीफ की जो पत्ते की जो मार्जिन होती है वो सूखनी शुरू हो जाती है। जो ग्रब्स होते हैं वो जड़ों को सुखाना शुरू कर डालते हैं। इसकी मैनेजमेंट के लिए जो नुकसान है उसको डिस्ट्रॉय करें। आप जमीन के अंदर नीम का केक दे सकते हैं 250 किलोग्राम पर एकड़। जब लास्ट बार प्लॉइंग कर रहे हैं, या स्प्रे कर सकते हैं नीमोस गोल्ड का या नीमोस सीपी का। जिस एरिया के अंदर आपके एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो शुरुआत से ही आप कार्बोफ्यूरान 3G का 15 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से 15 दिन लगाने के बाद में कर सकते हैं। केमिकल स्प्रेइंग के अंदर आप कार्बोराइल है, मेट्रिकल सल्फर है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ब्राउन लीफ हॉपर, जो ये रहता है पत्ते का एकदम खराब कर डालता है। इसका सही समय पर इसका अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो एकदम पत्ता बुशी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वायरस पे कन्वर्ट हो गया हो। उसके बाद में अगर इन तरह इसमें फिर नए पत्ते आने बंद हो जाते हैं, फल भी नहीं आते हैं, और पूरा का पूरा पत्ता खराब हो जाता है, पौधा खराब हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए पूरा का पूरा पौधे को निकाल दो ताकि दूसरे पौधों में ना फैले। अगर आपके एरिया में ज्यादा ये प्रॉब्लम है तो आप जो जड़ें हैं उसको कार्बोफ्यूरन के सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं। डाइमेथोड का स्प्रे कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो, या फिर हर 15-20 दिन के अंतर पर बायोक्लीन का स्प्रे करें ताकि इसका नियंत्रण रहे। इसका एक बार पौधा खराब हो जाता है और पत्ते अगर बड़े नहीं हो रहे तो इसमें कुछ हम नहीं कर सकते इसके बाद में। लेस विंग बग, इसके सिम्टम में पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते पे होता है उस पर काला काला रंग का एक्सक्रीटा देखने को मिलता है। इसका नियंत्रण करने के लिए डाइमेथियोड का स्प्रे कर सकते हैं, मिथाइल डिमेथन को कर सकते हैं, या नीमोस गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी। ब्रिंजल लीफ रोलर, जो पत्ते को रोल कर डालता है। जो कीड़ा रहता है वो मीडियम साइज का रहता है। जो उसके वो रहते हैं, विंग्स रहते हैं, वो हरे रंग के रहते हैं, और वो पत्ते को मोड़ डालता है। जब पत्ते खोल के देते हैं तो अंदर वो इल्ली निकालती है। पत्ते को घुमा देने की वजह से वो पत्ता पूरा का पूरा खराब हो जाता है और पूरा का पूरा सूख जाता है। नियंत्रण के लिए जो इल्ली है उसको तोड़कर खत्म कर देना चाहिए। स्प्रे करना चाहिए कार्बोराइल का, या आप बायोक्लीन स्वीप का या नीमो सीपी का स्प्रे कर सकते हैं। एफिड, एफिड के अंदर पत्ते पूरे के पूरे काले होने शुरू हो जाते हैं, चिकना चिकनापन दिखाई देना शुरू हो जाता है, और पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं। एफिड जो होते हैं वो चिकनी चीजें करते हैं, उसकी वजह से कालापन पत्ते पर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और उसका ग्रोथ अटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआत में ही क्राइसोपा का छोड़ सकते हैं, जो उसको आराम से नियंत्रित करता है। जैविक तरह से आपने कर रहे हैं तो 4000 प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप और केमिकल के तरह से कर रहे हैं तो आप मिथाइल डिमेथॉन या डाइमिथियोड, जिसको रोगर बोलते हैं, या फेनवाल का स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रेइंग के लिए इसका नियंत्रण आराम से बायोक्लीन स्वीप और नीमोज सीपी या नीमोज गोल्ड से आराम से हो सकता है। सफेद मक्खी, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। रस को चूस डालती है।
पत्ते के ऊपर सफेद सफेद धब्बे पड़ गए हैं, ऊपर से ऐसा दिखता है। जब हम पत्ते के पीछे देखते हैं तो बहुत सारा व्हाइट कलर का सफेद रंग के कीड़े दिखाई देते हैं। पर पौधे को जब हम यूं घुमाते हैं तो बहुत सारे सफेद रंग की कीड़े दिखाई देते हैं उड़ते हुए। इसके अंदर भी जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर दिखाई देता है तो चिकनापन आना शुरू हो जाता है और पत्ते को पीछे से वो काला भी कर डालता है। इसके नियंत्रण के लिए आप पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैप बहुत ज्यादा अगर व्हाइट फ्लाई है तो हर वीक को चेंज करना चाहिए जो वो वाला है। 3 से 5 ट्रैप को रखना चाहिए 2 से 3 हेक्टर के उसके हिसाब से। बायो क्लीन स्वीप से बहुत अच्छा नियंत्रण होता है सफेद मक्खी का, तो 2 से 3 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल के लिए आप विप्रोनिल है, इमिडाक्लोरोपिड है या ऑक्सीडिमेथॉन मिथाइल का आप स्प्रे कर सकते हैं। ये डोज भी यहाँ लिखा हुआ है। मिली बग्स के अंदर पत्तों के ऊपर या डालियों के ऊपर सफेद सफेद रंग का कुछ चिपका हुआ हो ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। डालियां पे एकदम काला रंग का बाद में शुरू होना होता है और या चिकास आ गई होती है। उसके मिलीबग आने के बाद में आगे ग्रोथ अटक जाता है और आगे नई फ्लावरिंग भी नहीं आती है। इसके नियंत्रण के लिए जो पौधे पे दिखाई दिया जाए उसको काट कर दूर कर देना चाहिए। केमिकल स्प्रे के लिए आपका क्लोरोपाइरीफोस है, विप्रोनिल है, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। साथ में हर 15 दिन के अंतर पे लगाने के स्प्रे करने से नियंत्रण अच्छा होता है। साइपर मेथ्रिन या लेमडा साइलोथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैविक तरह से अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से बायोक्लीनशिप का 2 से 4 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। खूब आसानी से उसका हो जाता है। रेड माइट्स का डैमेज, रेड माइट्स का बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है उस समय रेड माइट्स देखी गई है। रेड माइट्स पत्ते की रस चूस डालता है और वो ग्रे कलर के पैच आने शुरू हो जाते हैं। पत्ते जो हैं वो ब्राउन बनने शुरू हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन जब होता है तब पत्ते के पीछे की साइड पर एकदम लाल लाल रंग के छोटे छोटे देखते हैं और जब हम अंगूठे से पे पत्ते लगाते हैं तो अपना अंगूठा लाल हो जाता है या उंगलियां लाल हो जाती हैं। वो इसका जो स्प्रेइंग रहता है वो पीछे की साइड करना होता है। जैविक तरह से नियंत्रण करने के लिए बायोक्लीन शीट का पीछे के पत्ते की तरफ या निमोज गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल नियंत्रण के लिए डाइकोफोल है, प्रोपर गाइड है या डाइफेंथोरियम का स्प्रे आप आराम से कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी और रात को ठंडी में व्हाइट माइट्स ज्यादा अपने रेड माइट ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो अपने को मैंने दवाई बताई है हमारी, ये निमोस लिपि है, इसकी मॉडल ऐसे दिखाई देती है। बायोक्लीन स्ट्रिप इस तरह से दिखाई देती है, निमोस गोल्ड इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारी वेबसाइट पे अमेजन पर, मैं लास्ट में बताऊंगा, सब जगह पर आराम से अवेलेबल है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के रोग कौन से आते हैं। बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट के अंदर जो रोग होता है वो पत्ते के तड़े के ऊपर से शुरू होता है। पौधा का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और बाद में पूरा का पूरा पौधा एकदम मर जाता है, मरने जैसा हो जाता है। पत्ते जो होते हैं वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं और डालियां जो हैं वो ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाती हैं और बैक्टीरिया का भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है जहां पर लगी हुई है। और जो दोपहर के टाइम पर खास करके एकदम ढीला पौधा बन जाता है और रात के समय कई बार रिकवर भी हो जाता है लेकिन वो खूब जल्दी मर जाता है। इसके लिए विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी की पहले लेना चाहिए। दूसरा, बैंगन लगाने के बाद में आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो पत्ते वाले रहते हैं जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, उनको लगाना चाहिए। तो अपना खेत है उसको साफ रखना चाहिए और जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसको जला देना चाहिए। कॉपर का फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए या बोडो मिश्रण का 2% के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। ज्यादातर आपके अगर खेत में रूट नॉट नेमेटोड अगर आ रहा है तो उसकी वजह से ये रोग ज्यादा दिखाई देता है। इसके लिए आप फंगप्री का स्प्रे कर सकते हैं। फंगप्री 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जमीन में दे सकते हैं। अगर रूट रॉट नेमेटोड ज्यादा आ रहा है तो आप निमेटोनिल का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। सरकोप्सोरा लीफ स्पॉट, इसमें पत्तों के ऊपर
कोई पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन पहले लाल रंग के स्पॉट पड़ते हैं, बाद में वो आगे चल के पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये लीफ स्पॉट बोलते हैं इसको। इसके मैनेजमेंट के लिए सम्राट वैरायटी आती है, जो इसकी रेजिस्टेंस रहती है वो आप लगा सकते हैं। आप बोडो मिश्रण का स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं, जाइनेप का कर सकते हैं, या जैविक तरह से आप आराम से फंगफ्री का 2 से 3 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के अंदर बहुत मतलब ज्यादा ग्रे कलर के, मतलब लाल रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये धब्बे सर्कोप्सोरा लीफ स्पॉट से ज्यादा बड़े होते हैं, 4 से 8 mm के होते हैं। पौधे में ज्यादा अगर नुकसान रहता है तो पौधा पूरा ढीला पड़ के खराब हो जाता है। इसका स्प्रे करने के लिए बोडो मिश्रण है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जाइनेप का कर सकते हैं, या जैविक तरह के लिए फंगफ्री का स्प्रे कर सकते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, पत्ते का छोटा होना। इसमें पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं, जो पिटियोल रहता है वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है, और पत्ते चिकने होने शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते छोटे होते हैं वो एकदम नरम, स्मूथ और पीले हो जाते हैं। जो नए पत्ते आ रहे होते हैं उसके उनका साइज भी बहुत छोटा आता है। 2 डालियों के बीच में का अंतर में भी कम हो जाता है। और उस जो पौधे होते हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, ये बहुत कम फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग तो हो ही नहीं पाती है। इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये दिखाई दे रहा होता तो पौधे को निकाल देना चाहिए। नया क्रॉप तब लगाना चाहिए जब आसपास के सभी पौधे दूर हो गए हों। इसका स्प्रे करने के लिए डाइमिथियोन मेलिथियोन है, उनका स्प्रे करना चाहिए। डैम्पिंग ऑफ के अंदर पौधा पूरा का पूरा अचानक से मर जाता है। ये नॉर्मली सीडलिंग बनाते समय इसका प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देता है। ये डैम्पिंग ऑफ नॉर्मली जो फंगस जमीन में होती है उससे स्प्रेड होता है। तो जमीन में रही हुई फंगस को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए अपने एग्रोसन या सेरेसिन से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या फंगफ्री की भी सीड ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो ये उसको बचाया जा सकता है। कॉलर रॉट, ये इसको कॉलर कहते हैं। जमीन के ऊपर का जो भाग होता है उसको कॉलर बोलते हैं, यहाँ पे जो सड़ा होता है उसको कॉलर रॉट बोलते हैं। इसमें जो थड़ होता है, जो तना होता है जमीन से लगा हुआ, वहां पर सड़ा होना शुरू हो जाता है। पौधा एकदम ढीला पड़ जाता है, और दिखाई देता है कि थड़ पूरा का पूरा सड़ रहा है, और वो बाद में पौधे के अंदर दम नहीं रहता है, वो पानी जैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और बाद में पौधा मर जाता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए आप ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं 4 ग्राम प्रति के हिसाब से। स्प्रेइंग कर सकते हैं फंगफ्री का या मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। जो पौधे खराब हो गए हैं उसको इकट्ठा करके आप निकाल सकते हैं। फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट के अंदर जो फल होते हैं उसके ऊपर धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। लीफ स्पॉट एकदम एक सेंटीमीटर डायमीटर का धब्बा दिखना शुरू हो जाता है, और धीमे धीमे करके बड़ा हो जाता है। इस तरह से सड़ना शुरू हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए सीड्स को ट्रीटमेंट करना चाहिए 50 डिग्री के ऊपर, या ट्रीटेड सीड ही बाजार से लेना चाहिए, या कैप्टन का 2.2% का ट्रीटमेंट करने के बाद में उसको नर्सरी में लगाना चाहिए। डीप प्लॉइंग करनी चाहिए ताकि जमीन के अंदर कोई भी फंगस ना रहे, और 3 साल तक वापस बैंगन को नहीं लगाना चाहिए अगर आपके वहां पे फ्रूट रॉट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्प्रे करना चाहिए बोडो मिश्रण का, जाइनेप का, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। मैंने आपको काफी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट के लिए। ट्राइकोडर्मा एल्का जमीन जन्य रोगों के लिए कर सकते हैं। और काफी इनका कॉम्बिनेशन भी हमने जो बनाया हुआ है, ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा अर्जेरियम, एम्पिलोमाइसिस प्लूस्क्वालिस का, ये बहुत सारे फंगस के रोग में, जमीन जन्य और हवा जन्य रोग के लिए कामकाज लगता है। और जो पौधे के ऊपर जो कीड़े लगते हैं उसके लिए बायोक्लिनशिप के मैंने आगे बात करी थी, जो जो कॉम्बिनेशन है मेटरिज्म एनिसोफिली बिवेरिया बासियाना और वेटिसिल निकानी, और भी बहुत सारे फंगल स्पीशीज का। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या रहता है और उसको दूर कैसे करेंगे। नाइट्रोजन की कमी के अंदर, नाइट्रोजन की कमी जब होती है तब पौधा बैठ जाता है, ब्रांचेस उसके नहीं आती हैं और पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
पत्ते का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं रहता है। नॉर्मली पुराने पत्तों के अंदर पीलापन देखना शुरू हो जाता है और पत्ता गिर जाता है। इसको अपने दूर कर सकते हैं यूरिया देकर, अमोनियम सल्फेट देकर, या डीएपी एमएपी के साथ में भी नाइट्रोजन मिलता है। एडवांस स्टेज के अंदर स्प्रे के अंदर आपने पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट देकर भी दूर किया जा सकता है। फॉस्फोरस की कमी, फॉस्फोरस की कमी में पौधा बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल ग्रीन कलर का रहता है, पत्ते जो है वो छोटे साइज के रहते हैं, नए पत्ते की फुटाव नहीं आता है। दूसरा, फुइकापन आना शुरू हो जाता है और कई बार पर्पल रंग, मतलब बैंगनी कलर का पत्ता भी दिखना शुरू हो जाता है। इसके लिए जैसे हमने रिकमेंड किया है कि शुरुआत में आप एसएसपी या डीएपी दे सकते हैं। स्प्रे के अंदर आप मोनो एमएपी दे सकते हैं या 05234 या हॉर्स पावर, इसका भी हमने अपने शेड्यूल में रिकमेंडेशन किया है। ये करते हैं तो फॉस्फोरस की कमी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी में वापस से ग्रोथ नहीं होता है, पत्ते की जो धार होती है वो जलनी शुरू हो जाती है नीचे की, और जो क्या बोलते हैं, नीचे के पत्ते में जो नसें हैं वो हरी रहती हैं और बाकी का में ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इसका दूर करने के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। स्प्रे के अंदर एसओपी 13045 एम की भी स्प्रे या ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। हम लोग ये जितने भी चीजें बोल्ड में दिखा रहे हैं सब प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर आगे चलकर लोअर लीव्स के अंदर पत्तों के बीच के भाग में पीलापन आना शुरू हो जाता है और पत्ते वी शेप के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। बाद में पूरे का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप जमीन में मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट दे सकते हैं, या आप मैग्नीशियम ईडीडीए का भी स्प्रे कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं उसमें धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ भी अटकना शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन भी उसकी वजह से कम हो जाता है। जिंक की कमी की वजह से उसको पत्ते की साइज भी छोटी होनी शुरू हो जाती है, जो दो पत्तों के बीच का अंतर होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, खास करके जो एसिडिक जमीन रहती है उसके अंदर, एसिडिक जमीन या रेताल जमीन के अंदर जिसमें कैल्शियम की कमी ज्यादा रहती है, कैल्शियम ज्यादा रहता है, कैलकेरियस जमीन बोलते हैं, काकड़ा वाली जमीन बोलते हैं। फ्लावरिंग भी लेट हो जाता है और फ्लावर भी सेट नहीं होते और गिर जाते हैं। इसकी कमी दूर करने के लिए आप जमीन में जिंक सल्फेट 20% वाला, 33% वाला दे सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं जिंक गैप का, जिंक 12% के हिसाब से। आयरन लो की कमी के लिए शुरू में जो नए पत्ते आ रहे होते हैं पूरे के पूरे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा समय तक रहती है तो पौधा सूखना शुरू हो जाता है और मर भी जाता है। आयरन की कमी को और दूर करने के लिए फेरस सल्फेट जमीन में दे सकते हैं। अगर आपकी जमीन का पीएच 7.5 से ज्यादा है तो फेरस ईडीडीए पीग्रो का स्प्रे कर सकते हैं। ड्रिप या ड्रेंचिंग के द्वारा आप एफईएडी दे सकते हैं। अगर जमीन का पीएच एसिडिक है तो आप स्प्रे कर सकते हैं एफईडीडीपीए का, या जमीन में भी दे सकते हैं, जो हमारा एपी एक्वेरियम के नाम से आता है। ये सल्फर की कमी के अंदर पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ अटक जाती है, नए पत्ते जो होते हैं वो छोटे बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी दूर करने के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर है, लिक्विड सल्फर आता है, कैल्शियम पॉलीफॉस्फेट, ये इस तरह का दिखता है, या सल्फर 90% दे सकते हैं। अगर आप रेगुलरली अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा सल्फर की कमी नॉर्मली आती नहीं है और उसकी कमी दूर रहती है। बोरॉन की कमी के अंदर जब फल होता है तो फल नीचे से फटना शुरू हो जाता है, पौधा छोटा रहना शुरू हो जाता है और जो पत्ते का पिछले का भाग होता है वो पूरा मरना शुरू हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और पूरा का पूरा जड़ें खराब हो जाती है। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट बीशेप दे सकते हैं स्प्रे के द्वारा या ड्रिप के द्वारा। कैल्सी बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। कैल्सी बोरॉन में 5.5% बोरॉन आता है। एफ एनहांसर दे सकते हैं जिसमें बोरॉन के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आता है। कैल्शियम की कमी के अंदर फल की शेप बराबर नहीं बनती है और वो लंबा भी नहीं होता है, इस तरह के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और एकदम फल फीका पड़ जाता है। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आप ड्रिप द्वारा या ड्रेंचिंग के द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के द्वारा कैल्शियम एडिटी दे सकते हैं जिसमें 10% कैल्शियम आता है। कैल्सी बोरॉन दे सकते हैं जिसमें 6% कैल्शियम, 5.5% बोरॉन आता है एमिनो एसिड के साथ में। या अगर आप ईडीडीए फॉर्म में देना चाहते हैं और साथ में मैग्नीशियम बोरॉन की भी कमी दिख रही है तो आप एफएनएनएस दे सकते हैं। मैंगनीज की कमी के अंदर पत्ते की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है,
जो पत्ते के बीच का भाग होता है वो पीलापन में आना शुरू हो जाता है। इसकी कमी दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट जिसमें मैंगनीज 20% आता है वो जमीन में दे सकते हैं, या मैंगनीज ईडीडी का स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मली 120 दिन 4 महीने से 4.5 महीने के आसपास सोइंग करने के बाद में पहली पिकिंग के शुरू हो जाती है। जैसे ही फल का अंदर अच्छा साइज और कलर आ जाता है हम उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फल का हार्वेस्टिंग या तोड़ाई तब करते हैं जब ग्रीनिश ब्राउन पीला पीला या ब्राउन कलर का उसका जो फ्रेश होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, उस समय करते हैं। अंगूठे से उसको दबा के देते हैं, देखते हैं साइड पर, वो बता देता है कि उसमें थोड़ा सा नरमाई आ जानी चाहिए, बहुत कड़क रहता है तो अभी बाकी रहता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि भाई साइड से कि भाई तैयार हो गया कि नहीं हो गया है। अगर हमने दबा रहे हैं और दबने के बाद में वो फल वापस से उसकी शेप में आ जाता है, मतलब कि अभी तक फल तैयार नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा सा फल दब रहा है तो मतलब कि फूल तैयार हो गया है। नॉर्मली क्योंकि फल एक साथ में मैच्योर नहीं होते हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल के ऊपर हमको हार्वेस्टिंग करना रहता है। ईल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वैरायटी रहती है। 8 से 12 टन के आसपास रहता है, कौन सा सीजन में आप कर रहे हो। 8 से 12 टन अगर आपका उत्पादन प्रति एकड़ निकल रहा है तो मतलब अच्छा उत्पादन है। अब मैंने काफी सारे उत्पादन के बारे में बताया और हमारी कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि जैसे हमारी कंपनी बहुत कंप्लीट रेंज बनाती है बायो फर्टिलाइजर की। एजोटोस, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश सॉल्युबलाइजिंग मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एजोस्पिरिलियम, पैडी माइक्रोब्स। फिर बायो पेस्टिसाइड की बहुत बड़ी रेंज है, बैसिलस सब्टिलस, मेटारिजियम, ट्राइकोडर्मा, हर्जेनियम, उत्कर्ष बीटी, बैसिलस थुरिंजिस, बैसिलोमाइसिस बनाती है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, बिवेरिया बासियाना, वर्टिसियम लिकेनी, मेटारिज्म एलिसोप्ली, माइक्रोब्स है जिसमें सबका कॉम्बिनेशन भी आता है। बायोक्लिन में भी काफी कॉम्बिनेशन वाला है। निमेटोनिल, निमेटोड्स और फंगस दोनों है तो निमोफंगो आप यूज कर सकते हैं। ग्रब जैसे ग्रबनिल के लिए, अगर आपके यहाँ टर्माइट्स है तो टर्मिनल यूज कर सकते हैं, फंग फ्री यूज कर सकते हैं फंगस के लिए। फिर हमारी कंपनी चिलेटेड के अंदर संपूर्ण रेंज है, कैल्शियम एडीडी है, मैग्नीशियम एडीडी है, आयरन एडीडी है, जिंक एडीडी है, कॉपर एडीडी है, मैंगनीज एडीडी है। इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन में कॉम्बिडू कैल्शियम मैग्नीशियम 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट और कोबाल्ट के साथ में हमारा कॉम्बिनेशन आता है जो हमारी बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, डबल कॉम्बी। फिर बोरॉन 20% है, एफिएडा है, सिल्फर्ट है, सिलिका है, कॉम्बी स्प्रे, कॉम्बी सॉइल, एफी ग्लूकोनेट। एक्वेरियम के प्लांट्स भी हमारी कंपनी बनाती है। जो एक्वेरियम के अंदर रहते हैं, एक्वेरियम ईडीडी, एक्वेरियम मैक्रोसेट, एफईडीटीपी है, एक्वेरियम माइक्रोब, एल्गी फ्री, एक्वेरियम प्लांट्स माइक्रोब, रूट स्टिक, एक्वेरियम CO2, एमिनो चिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। एनपीके 10-10-10, एमिनो चिलेटेड के अंदर 6 के 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फिर कैल्शियम बोरॉन है, स्प्रेडर्स हैं, पीएच ओके है, ड्रिप को साफ करने के लिए ड्रिप साफ है, फिर वाटर सॉल्युबल की संपूर्ण रेंज है हमारे पास। फिर मीडिया है हाइड्रोपोनिक्स के लिए, बफर्ड कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, बफर्ड क्ले बॉल है, पीट मॉस है। फिर हमारी पूरी रेंज है फर्टिलाइजर, ग्रो, माइक्रो ब्लूम, कैलमैक, पीएच अप, पीएच डाउन। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, पॉट मिक्स है, होम किचन गार्डन किट है, अनमोल जी, मस्टर्ड केक, करंज केक। फिर नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है जैसे मैंने नीमो सीपी, नीमो की बात करी है, वो कोल्ड प्रेस नीम ऑयल बोलते हैं। थ्रिप्स के लिए थ्रिपोज है, माइटोस के लिए वायरस के लिए वायरोस है, फंगनिल है, एमील्यूर है, मिथाइल आधारित ल्यूर, उत्कर्ष सिल्वर H2O2 है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, यूमिक एसिड, यूमिनोज हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, एमिनोज, जाइमोज है, लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट, भीम प्लस है, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन आधारित प्रोडक्ट है। फीमेल फ्लावर लाने के लिए फेमगोल्ड है, 12% बायो एक्टिव यूमिक एसिड है। पेंथर है, रूट्स मल्टीप्लायर है, रिलीज है, स्ट्रेस फ्री है, जाइमोस पी है, रूटिंग कंपाउंड है, मार्वल है, F प्लस रूटिंग कंपाउंड स्प्रिग है। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.utkarshagro.com पे। अगर आपको फोन करके खरीदना है तो ये सब नंबर्स भी हमने दिए हुए हैं। अमेजन पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, मोग्लिक्स पे मिल जाएंगे, एग्री बेगरी, एग्रोशिया, बिग हार्ट, इन सभी पे हमारे प्रोडक्ट सारे के सारे अवेलेबल हैं।
क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने यहाँ पे अपना वेबिनार की समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब जुड़े वेबिनार के अंदर। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे ऊपर मिल जाएगी।